नमस्कार। किसी कारणवश हुई देरी के लिए खेद है कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा लेट होना पड़ा। मैं स्वागत करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी एंड DGICMR। तो सबसे पहले वीकली प्रेजेंटेशन के लिए आई रिक्वेस्ट हेल्थ सेक्रेटरी सर प्लीज स्टार्ट। नमस्कार। इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं वो ये कि अब तक देश में 1,17,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। इनमें 1,04,00,000 पहली डोज एडमिनिस्टर हुई हैं, 12,61,000 दूसरी डोज एडमिनिस्टर हुई हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 1,50,000 से कम बनी हुई है। जो औसत प्रतिदिन होने वाली मृत्यु हैं, अगर पिछले सप्ताह में देखें तो वो 92 हैं, 92 हैं। ये एक ट्रेंड है 100 से कम कोविड की मृत्युओं का, जो कि लगातार बना हुआ है। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट 5.19% है और इसमें लगातार गिरावट हो रही है। द पॉजिटिविटी रेट बोथ क्यूमुलेटिव एज वेल एज वीकली एंड डेली इज डिक्लाइनिंग अक्रॉस द कंट्री. There are certain states about which we will be sharing information with you where the positivity rate has seen an increase. So this is the overall picture. We have 7,900 cases per million. The active cases are only 1.34, यानी 1.5% से भी कम हैं एक्टिव केसेस कुल केसेस का। मृत्यु 110 मृत्यु प्रति मिलियन, 113 मृत्यु प्रति मिलियन हैं। टेस्ट हम 21 करोड़ से ज़्यादा देश में कर चुके हैं। 1,53,000 से ज़्यादा टेस्ट प्रति मिलियन हमने किए हैं। केस पॉजिटिविटी को अगर आप देखें तो ये 5.19% है और वीकली पॉजिटिविटी इज़ लेस देन 2%, 1.85. Case fatality rate is 1.42 and weekly fatality rate is less than 1%, 0.73. अभी भी 2 राज्य हैं जहां की 75% एक्टिव मामले हैं। ये हैं केरल और महाराष्ट्र। एक्टिव मामले का अर्थ, जैसा हम बार बार आपको बताते हैं, वो मामले हैं जो कि या तो अस्पतालों में हैं या घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। इसी जानकारी को अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो केरल में देश के लगभग 38% एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र में देश के लगभग 37% एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक में 4% और तमिलनाडु में 2.78% एक्टिव केसेस हैं। तो जैसा हमने पहले आपको जानकारी दी कि केरल और महाराष्ट्र, ये 2 राज्य 75% एक्टिव केसेस इन्हीं 2 राज्यों में हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ राज्य हैं जहां की हमने हाल में ही केंद्रीय टीमें भेजी हैं और कुछ जगह भेज रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां की प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में हमने कुछ सर्ज देखी है। इसमें महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप इसमें आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से केरल में हालांकि इंक्रीमेंटल डिक्लाइन है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में केरल में अभी भी प्रतिदिन आने वाले केसेस की मात्रा अधिक है। इसलिए केरल भी हमारे लिए चिंता का विषय है। पंजाब में आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पंजाब चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि हालांकि लगातार केसेस नीचे आ रहे थे, बीच में जो वो एक स्पाइक आपको दिख रहा है, छत्तीसगढ़ रिकंसाइल्ड इट्स एरियर केसेस, सो दैट शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। हाउएवर, इफ वी do not take that single spike into account, you will see that Chhattisgarh is also showing a increase in daily cases trajectory. Similarly, छत्तीसगढ़ के पड़ोस में मध्य प्रदेश, डिक्लाइन के बाद वहाँ फिर से प्रतिदिन का इंक्रीज देखा जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर लाइन केस
है, क्योंकि लगातार घट रहे थे केसेस, फिर कुछ बढ़े और अब फिर कुछ कम हुए हैं। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नहीं है केसेस के घटने का, इसलिए केंद्रीय टीम जो हम भेजते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी उसको डिप्यूट किया है। ये जो केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, इनमें जहां पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वहीं एपिडेमियोलॉजिस्ट्स भी हैं, और उनका एक मैंडेट ये है कि वो पता लगाएं कि मुख्य कारण क्या है इन केसेस के बढ़ने का। क्या ये केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न बरतने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसी कोई घटना हुई है जिससे ये बढ़ रहे हैं, या अन्य क्या कारण है। हमने ये निर्देश भी दिया है इन केंद्रीय टीमों को कि ये जब अपनी इंस्पेक्शन और विजिट्स पूरी कर लें तो ये राज्य के मुख्य सचिव से और राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे विमर्श करने के बाद ही लौटें, ताकि वो उनको बता सकें कि क्या आगे की कार्रवाई की जानी है। We have advised these central teams that once their visits are over, they must debrief the Chief Secretary of the state and the Principal Secretary Health of the state, so that they can share what are the specific steps to be taken and implemented by the states to contain this surge. ये जो मैं आपको बता रहा था कि लंबे समय से लगभग फरवरी के प्रथम सप्ताह से ही 100 से कम मृत्यु का जो ट्रेंड है वो बना हुआ है। ये दिखाता है कि हमारे अस्पतालों में हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिक्स किस बेहतर तरीके से कोविड के केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी लो मोर्टेलिटी हुई है। हालांकि कुछ भी मृत्यु जो कोविड से होती है वो चिंता का विषय है, दुख का विषय है, लेकिन इसमें संतोष की एक किरण ये है कि हम इसको नीचे के स्तरों पर रखने में कामयाब हुए हैं पूरे देश में। ये वैक्सीनेशन की स्थिति है आज 1 बजे तक की। टोटल वैक्सीनेशन 1,17,54,788 हैं। इसमें 68% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 62% हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी डोज दी जा चुकी है। जब हम कहते हैं 62%, इसका मतलब वो है कि जो एलिजिबल हेल्थ वर्कर्स हैं, जो एलिजिबल हो गए, यानी जिनको पहली डोज दिए हुए 4 सप्ताह का समय बीत गया, वो जो यूनिवर्स है उसके 62% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 41% से कुछ अधिक लोगों को पहली डोज देश भर में दी जा चुकी है। ये वो राज्य हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। 75% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज देने वाले राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा और बिहार ये मुख्य हैं, और ये सब अधिकांश इनमें से बड़े राज्य हैं। तो ये अच्छी उपलब्धि इन राज्यों ने दिखाई है। 75% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्होंने पहली डोज एडमिनिस्टर की है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने 60% से कम पहली डोज एडमिनिस्टर की है हेल्थ केयर वर्कर्स को। उसमें कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, लद्दाख, तमिलनाडु, दिल्ली, नागालैंड, चंडीगढ़, पंजाब और पुडुचेरी। सबसे कम उपलब्धि पंजाब और पुडुचेरी में है, 39 और 33%, जो कि ज़्यादा चिंता का विषय है। हमने इन राज्यों से अलग से भी विमर्श किया है ताकि यहाँ भी गति को बढ़ाया जा सके। हेल्थ केयर वर्कर्स को सेकेंड डोज देने में जिन राज्यों ने अच्छा कार्य किया है वो 10 राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं। इन्होंने 75% से अधिक एलिजिबल % फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दे दिया है। राजस्थान ने 85% को दे दिया है,
लक्षद्वीप ने 84, गुजरात ने 80%, मध्य प्रदेश ने 77, उड़ीसा ने 68, त्रिपुरा ने 68, हिमाचल प्रदेश ने 61 और उत्तराखंड ने 60% फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज दिया है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज देने का जो सिलसिला है वो 2 फरवरी को शुरू हुआ था और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 23 फरवरी है, यानी 21 दिन में इन राज्यों ने 60% से ज़्यादा लोगों को पहली डोज दी है। लेकिन यहाँ भी स्थिति कुछ राज्यों में संतोषजनक नहीं है। आप देखेंगे कि पुडुचेरी में केवल 6% को पहला डोज दिया जा सका है फ्रंटलाइन वर्कर्स में से, आसाम में 13% को, मणिपुर में 15%, मेघालय 15%, मिजोरम लगभग 16%, अंडमान एंड निकोबार 18%, अरुणाचल प्रदेश 19%, तमिलनाडु 21%, चंडीगढ़ 23% और गोवा 24%। तो ये वैक्सीनेशन की स्थिति है आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेंबर हेल्थ नीति आयोग से, सर आप थोड़ा ब्रीफ करें सर। धन्यवाद। इस वीक के अपडेट के बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। वो इशू आ रहा है कि महाराष्ट्र में और केरल में जो आउटब्रेक बढ़ी है अब पिछले कुछ दिनों में, जिसके कि बारे में डिटेल में अभी आपके सामने प्रस्तुति की गई, क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो नए वेरिएंट्स हैं, म्यूटेशंस हैं, उनका कोई रोल है? तो मीडिया में इसकी थोड़ी चर्चा आती रही है, तो इसको अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहेंगे। आपको मालूम है कि यूके वेरिएंट के आने के बाद भारत ने अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की 10 लेबोरेटरीज को जोड़ा और एक कंसोर्शियम और एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था, और यहाँ हमने इसकी घोषणा करी थी, आपको याद होगा, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम, INSACOG, INSACOG, which has participation of ICMR, CSIR, DBT, Ministry of Health and network with the focal point being the NCDC. And since then, according to the protocol established at that time, there is a very significant comprehensive tracking of viral strains for such mutants and other mutants. And this effort has gathered pace, and we have sequenced 3,500 viruses since then, 3,500. And as DG ICMR informed last time, UK variants have been picked up, close to 200. As per the information today, we have 187 such strains detected through this process. There are many more viruses coming positive, and then a subsample of this is sequenced. And out of them, and these were 3,500 samples, out of them 187 individuals had the presence of UK strain. थोड़ा पिछली बारी जो information थी उसको हम refine कर रहे हैं. 187 is the number today. 6 लोगों में साउथ अफ्रीकन वेरिएंट पाया गया आज तक, और एक व्यक्ति में ब्राजीलियन स्ट्रेन को पाया गया. So the big picture is the following: 187 UK variant strains based on the data, systematic from across the country, 10 laboratories, systematic effort, high quality effort. 6 South African strains and 1 Brazilian strain. Now, we are also, when we are doing sequencing, you are not only looking for these variants, you're looking for any abnormal shift, any change in the virus character. And we must say that that effort was also going on well before the UK variant entered the country as indigenous effort. And we have been watching these mutants and such changes. And as DG ICMR last time also very eloquently explained, that these mutations keep occurring in nature. This is a nature
of the nature of the viruses, that it keeps happening. And therefore, there are other variants, mutations, which are also picked up, but there is nothing to be worried about. So, firstly, on the basis of the information available through the consortium today, we have given you the number. We have also heard that there are two variants in Maharashtra being talked about. एक वेरिएंट है, उसका है N440K वेरिएंट, N440K वेरिएंट, और एक दूसरा वेरिएंट है E484K वेरिएंट. ये दोनों की चर्चा मीडिया में आई है कि ये वेरिएंट भी पकड़े गए हैं. तो इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंसोर्शियम ने भी इन चीज़ों को डिटेक्ट किया है, because they were looking for such variants also. So yes, there is E484 variant in Maharashtra, and there is N440 variant in Maharashtra, and also in Kerala, and also in Telangana. So these are the recent detections of these variants. Now, by just making such statement and reporting only detection does not lead to any attribution for a phenomenon on the ground. Because to relate the occurrence of a virus mutation to change in disease pattern, other information, epidemiological information and clinical information has to be linked to these mutants, because otherwise these happen but they have no influence on the pandemic. So today, on behalf of the consortium, I am pleased to state here that based on the information available to us, yes, these three variants are there, and the other two N440K and E484K variants are there. But there is no reason today for us to believe, on the basis of scientific information, that these are responsible for the upsurge of the outbreak that you see in some districts of Maharashtra, as also in Kerala. So in a nutshell, we would like to apprise you today that we are constantly watching the behavior of mutations in our country, not just the three famous ones, but also some that were picked up very much in India and others potentially, because when you do sequencing, you can look at any mutation of interest as well as unforeseen mutation. But you attribute its effect only when you relate it to transmissibility or excess mortality or any unusual behavior. Today, based on the information and as analyzed and understood by a very eminent scientific advisory group of INSACOG, we would like to state and underline the fact that we do not see attribution of mutant strains to the upsurge of the infection that you have seen in some of the districts. But this is, remember, work in progress, and a very eminent team, not only belonging to those 10 laboratories, which are top-notch laboratories of the country, but also independent scientific advisory group, which is also overseeing the data that comes through, will continue to watch the situation. We are fortunate that such a serious and deep and high-quality scientific enterprise is available to us, and that watch will continue with full responsibility. Dr. Bhargav, would you like to add to your understanding on this? I think I would just add that as of now, this surge cannot be linked to the variants. However, the proper use of masks should definitely continue across the country. COVID-appropriate behavior should continue, and we should avoid mass gatherings. I would like to read 3 points that Dr. Bhargav has made and remind us all that we are still vulnerable, a theme that we have brought forth to you very repeatedly to you and very passionately to you, that this virus is still around. It surprises us. There are many things about the virus and its epidemiology we do not know, and therefore we have seen that even when high-intensity pandemic has taken place in a city like Pune, the resurgence of cases happens. And of course, remember that other than the very high-density cities, a lot more
of other cities are vulnerable more than the ones that have already experienced, going by the Sero survey data, that Sero prevalences are lower outside the urban conglomerates, and those populations are vulnerable. And in today's time, there is population exchange, and the virus travels with people. Virus likes parties and mass gatherings. Bheed chahiye, badi gatherings chahiye, and these can also then emerge as super spreading events and so on. So therefore, again, we would underline the fact that COVID appropriate behavior, individual precautions such as mask, physical distancing, hand washing, and not getting into mass gatherings, large groups, continues to be relevant today, as also the societal and the government responsibility to test, to track, to trace, to isolate, to quarantine, so that the chains of transmission of the virus are broken. We are fortunate that we have the next tool, the most novel tool, additional tool in the form of vaccination to break this chain of transmission. That work, as you have seen, has picked up. But as we go along, the other tools, the classical tools that we just now referred to, continue to be important. They are not to be excluded even when we are going for an intense vaccination drive. And therefore, today there is a reality check by way of seeing an upsurge which was not there. For some time back, we were doing very well. These are warning signals to us, and we must therefore use the armamentarium that we have to curb this and to make sure our country stays safe. Thank you. Dhanyavad, sir. Friends, now we can take some questions if there are any. 100. Namaskar. Here. I am Sandeep from Bartaman newspaper. डॉक्टर भार्गव जैसे कह रहे हैं कि पूरा भारत में मास्क है, भीड़ से दूर रहना है, लेकिन सामने 5 स्टेट्स का इलेक्शन आ रहा है जिसमें भीड़ नॉर्मल फेनोमेनन है. तो उसके लिए क्या जो मीटिंग मिचिल जो भी होगा उसका कुछ अपर लिमिट होगा कि इतना लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जैसे शादी में हुआ है, ऐसा कुछ प्लान है? समय समय पर एसओपी निर्गत किए जाते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, जिसमें ये बताया जाता है कि रिलीजियस स्थानों पर, पॉलिटिकल गैदरिंग्स में या क्लोज्ड स्पेसेस में किस प्रकार की सावधानियां बरती जानी है और क्या संख्या परमिटेड है. इसी तरीके से बसों में, ट्रेन में और मेट्रो रेल में कितने लोग बैठ सकते हैं उसकी सीमा भी समय समय पर निर्धारित की जाती है. ये जो एसओपीज़ हैं ये भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के वेबसाइट पे भी उपलब्ध हैं और राज्यों से शेयर किए जाते हैं. Number 9. I think all the details are there. You just have a look. Sir, you mentioned that there are 2 variants that have been found in Maharashtra. While you are saying that it cannot be attributed to the surge, but what is the information that we have about these 2 variants so far? Would we call it an Indian strain, and do we know about anything about its transmissibility? What are the details that we have so far about these 2 variants? जो ये 2 वेरिएंट्स हैं ये पहले भी डिटेक्ट हुए हैं हमारे सिस्टम में, वेल बिफोर द इंसाकॉग वाज एस्टैब्लिश्ड. जैसे कि E484K जो है वो मार्च और जुलाई के आसपास भी विजिबल था और इसका कोई इफेक्ट नहीं था. तो ऐसे ही दूसरा वेरिएंट भी पहले भी नोन है कि रहा है और इसका कोई असर नहीं था. लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल डेफिनेटिव तरीके से कहना कि जो आज हो रहा है वो उनके साथ इन चीज़ों का रिलेशन है कि नहीं है, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस. Today all we can say is we don't have any scientific evidence available to us today, and we are looking for evidence systematically which makes any attribution possible. Thank you. 65. सर, आज अजीम प्रेमजी साहब ने कहा है कि अगर निजी क्षेत्र को इनरोल किया जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में
तो 60 करोड़ वैक्सीन लग सकती हैं, 60 दिन में ही 50 करोड़ वैक्सीन लग जाएंगी। तो क्या ये सत्य है और क्या ये हो सकता है, और क्या ऐसा सरकार का कोई प्लान है निजी क्षेत्र को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एनरोल करने? निजी क्षेत्र सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बहुत गहरी भूमिका निभा रहा है। वैक्सीनेशन की बात पर मैं आऊँगा। भारत सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो 24,000 अस्पताल देश भर में कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं, उन 24,000 अस्पतालों में से 11,000 अस्पताल निजी क्षेत्र के हैं। और ये पिछले 2 साल से इन्वॉल्वमेंट है आयुष्मान भारत पीएमजे में निजी क्षेत्र का। उसी प्रकार भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS पूर्णतः निजी क्षेत्र पर आधारित है। केवल CGHS की डिस्पेंसरीज को अगर छोड़ दें, सो अधिकांश अस्पताल वहाँ जो 800 से अधिक हैं, more than 800 private hospitals which involves all the big chains are already part of CGHS. More than 11,000 hospitals which involve prominent private hospitals are already part of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. Coming to vaccination, 2 तरह के वैक्सीनेशन इस देश में अभी हो रहे हैं और शीघ्र ही तीसरे प्रकार का जो कि पॉपुलेशन प्रायोरिटी ग्रुप्स का होगा वो प्रारंभ होगा। तो जो 2 अभी हो रहे हैं वो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के और फ्रंट लाइन वर्कर्स के। औसतन एक दिन में 10,000 अस्पतालों का उपयोग इन वैक्सीनेशंस के लिए किया जाता है। इन 10,000 अस्पतालों में 2,000 अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के हैं। तो ये तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता था ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर की महत्ता, प्राइवेट सेक्टर का फोर्स मल्टीप्लायर वाला जो रोल है उससे केंद्र सरकार अवगत है और उसका उपयोग करती रही है। वैक्सीनेशन में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों का उपयोग हम करेंगे वैक्सीनेशन की गति को और वैक्सीनेशन के कवरेज को बढ़ाने के लिए। 39